हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। ग्लैंड फार्मा एक्चुअल में टॉप से काफ़ी सारा टूटा हुआ था और इसने जो हाई बनाया था 4348 का और इसने लो बनाया था 862 का। सो इट वाज डाउन बाय 80%। 80% ऐसे एक स्टॉक का डाउन जाना जिसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आज तक लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में रहा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 ईयर को छोड़कर। लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू डाउन गया, अदरवाइज इसका एक ट्रेमेंडस ट्रैक रिकॉर्ड था हमेशा ऊपर चलने का रेवेन्यू वाइज, और इसी तरीके से इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था यहाँ पर नेट प्रॉफिट वाइज लगातार ऊपर जाने का। अब जो लास्ट 2023 में ये थोड़ा सा डाउन गया, रेवेन्यू थोड़ी सी डाउन गई और यहाँ पर नेट प्रॉफिट उसी वजह से डाउन गया। तो यहाँ पर एक बात उस टाइम पर देखने वाली थी कि इस टाइम पर भी ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे और 2022 में अच्छी खासी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई थी और अभी भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और बोरिंग इनके पास बिल्कुल जीरो है और जो रिजर्व इनका 440 करोड़ का होता था वो बढ़कर 8000 करोड़ का हो गया। इस तरह का एक अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंपनीज का 80% डाउन आ जाना एक्चुअल में समटाइम्स या तो ओवर वैल्यूएशन से करेक्शन को दर्शाता है या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक जो एक पैनिक का रूप ले सके, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस को बिल्कुल जमीन पर लेकर आकर वहां पर माल भर के ऑपरेटर उसको ऊपर ले जाने की बात करता है। अब इसी स्टॉक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप ध्यान से समझना। और इस वीडियो को जो बनाए हुए डेट थी दैट वाज 21 मई 2023। 21 मई 2023 का अगर चार्ट देखें तो इस वीडियो से आपको काफी लर्निंग मिलेगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। 21 मई 2023 एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप डेट्स देखोगे, सो दिस पर्टिकुलर डेट इज 19th में और उसके बाद डेट आपको नजर आती है 22nd में। यानी कि 21 मई को वीडियो बनाई, 19th मई को फ्राइडे था, फ्राइडे को वर्किंग डे था, उसके बाद में 22nd को मंडे था, इट वाज ए वर्किंग डे, और जो बीच में 2 डेट्स आई 20th एंड 21st, ये सैटरडे संडे था। तो संडे को 21 मई को वीडियो बनाई और जब वीडियो बनाई तो वीडियो बनाने के बाद में जो ओपन हुआ नेक्स्ट डे स्टॉक प्राइस, वो स्टॉक प्राइस ओपन हुआ 948 एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये नीचे ही ओपन होगा लेकिन उसके बाद में लगातार ऊपर जाएगा। इस बात को समझने के लिए अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो जो इससे पहले बनाई थी, ग्लैंड फार्मा लेटेस्ट न्यूज बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया मैं, वैसे नहीं भी लगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम पर प्राइस 1065 था लेकिन नेक्स्ट डे जब ये डाउन ओपन हुआ 948 था और यही चीज मैंने बताई थी उस पर्टिकुलर डे। एवरीबडी वाज इन सच ए पैनिक कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रेवेन्यू क्या कम हो गई, जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था क्या उसके ऊपर यहाँ पर आंच आ जानी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोहली को किसी रीजन से, भगवान ना करे कभी फीवर हो, या फिर किसी भी बड़े प्लेयर को, कोहली की बात नहीं करते, मीन्स वो शान है इंडिया की और अपने क्रिकेट टीम में है, तो अगर किसी प्लेयर को कभी फीवर आ जाए किसी रीजन से और उससे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो हमेशा मैच जिताने का, तो और फीवर की वजह से वो अच्छा नहीं खेल पाए, तो क्या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? क्या ये हमें समझ में नहीं आना चाहिए कि ये टेम्परेरी है? तो हमेशा जब भी किसी भी तरह की सिचुएशन आप देखो जो या तो एक रूमर का रूप ले या फिर एक पैनिक की सिचुएशन बने या फिर किसी क्वार्टर के रिजल्ट्स हों, हमें उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करने चाहिए कि रीजंस टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं। यही सब चीजें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताई थी। 18 मिनट्स की वीडियो थी, कंप्लीट एनालिसिस की थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की। और उसके बाद में क्या हुआ आपके सामने यहाँ पर नतीजा है कि जिस प्राइस पर ओपन हुआ, मैं कहता हूं जहां पर क्लोज हुआ उसको भी छोड़ देते हैं, कि मॉर्निंग में अगर हमने चीजों को समझा हो और समझकर अपने ही ड्यू डिलिजेंस के बेस पर अगर पोजीशन बनाई हो, तो 85% अप था ये स्टॉक 79 डेज में और अभी भी वापस से सेम प्राइस पर ये आ गया है। और अगर क्लोजिंग का आज का प्राइस लें तो 101 डेज में 83% अप है। और ये कौन से प्राइस से अप है? जिस टाइम पर काफी बड़े बड़े लोग, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे उस पर्टिकुलर टाइम पर ग्लैंड फार्मा को लेकर अच्छे बड़े लोग जो कह रहे थे कि इससे बेकार घटिया कंपनी नहीं है, व्हाई टू पुट इन मनी इन सच ए पैथेटिक कंपनी जो नीचे जाती है। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिन लोगों को हम समझदार मानते हैं वो भी यहां पर स्टॉक प्राइस के नीचे जाने की वजह से उसको कंपनी मान लेते हैं और स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने की वजह से उसको कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस मान लेते हैं, जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस, बिजनेस एनालिसिस, इस सब का एक्चुअल में रियल टाइम स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर टीसीएस नीचे जा रहा है, टीसीएस का प्राइस नीचे जा रहा है, तो टीसीएस बेकार कंपनी हो जाए, और जब टीसीएस ऊपर जाना शुरू करे तो टीसीएस अच्छी कंपनी हो जाए। नो, कंपनी इज सेम, बिजनेस इज सेम, फाइनेंशियल इज सेम, अंडरलाइंग एसेट्स आर सेम, अंडरलाइंग लाइबिलिटीज आर सेम, अंडरलाइंग मैनेजमेंट इज सेम, everything is same. Here the stock price is going down and stock price can go down, of course, of any great company. तो उसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, उसके पीछे ओवरऑल मार्केट की साइकिल भी हो सकती है, उसके पीछे यहाँ पर कुछ सेक्टर रोटेशन भी हो सकता है कि दूसरा कोई सेक्टर अच्छा लगने लगा, इस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा इससे ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो यहाँ से पैसा निकलकर दूसरे सेक्टर में जाने लगा। देयर कुड बी ए लॉट ऑफ रीजंस। हमें इन्हीं सब बातों को यहाँ पर समझना चाहिए। कभी भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनालिसिस से काम नहीं चलता, सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस से काम नहीं चलता, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलता, सिर्फ ऑपरेटर को समझने से काम नहीं चलता, सिर्फ प्रमोटर को समझने से काम नहीं चलता, सिर्फ प्रोडक्ट जानने से काम नहीं चलता। वी नीड टू हैव ए कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर यहाँ पर आपने दाल मखनी खानी है तो उसके अंदर अगर जरा सा सोल्ट कम रह जाए तो बेकार हो गया, दाल में पानी ज्यादा हो जाए तो बेकार हो गया, और दाल मखनी की जब बात करें तो बटर कम रह जाए तो बेकार हो गया, वो ज्यादा पके नहीं तो बेकार हो गया, और अगर हमने जिस बर्तन में बनाई है वो बर्तन ही अच्छा नहीं है तो भी बेकार हो गया। मीन्स वी नीड टू हैव ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वी नीड टू हैव ए लुक एट ऑल दीज फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस यहाँ पर अफेक्ट करता है। अब बात ये आती है कि अभी तक की परफॉर्मेंस मींस 80% डाउन होने के बाद क्या ये स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, 1/5 रह गया, समझ कर देखो। यही सब चीजें मैंने डिस्कस की थी, और उस टाइम पर इस वीडियो पर काफी लोगों ने ये भी कहा था कि यस विवेक भाई वी अंडरस्टैंड दिस, और काफी लोगों ने कहा था विवेक का मीन्स कब सुधरोगे यार, तुम कैसी कंपनी में फंसाते हो यार, कैसी कैसी बातें करते हो। तो उस टाइम पर मैं सिर्फ एक ही बात समझ पाता हूँ कि हे ईश्वर, यहाँ पर जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उस टाइम पर कमेंट बॉक्स में उनको सद्बुद्धि दो, उनको यहाँ पर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग दो। वो स्टॉक मार्केट में काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी के शायद कहने से कर रहे हैं, यहाँ पर टिप्स के बेस पर कर रहे हैं, यहाँ पर बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एनीवेज धीरे धीरे समझ में आती हैं। वही लोग अब जब इस वीडियो को देखेंगे दोबारा से तो शायद उनको बात समझ में आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि सबको सारी बातें एक साथ में समझ नहीं आती, और ये एब्सोल्युटली ओके है। और ये सब बात मैं क्यों दोहरा रहा हूँ आपके साथ में, मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो आगे से हम सीखने की कोशिश करें, टिप्स लेने की कोशिश ना करें। सीख कर करेंगे तो चीजें यहाँ पर अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई अब तो ये 80% बढ़ गया, अब क्या। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई का प्राइस देखें तो लाइफ टाइम हाई प्राइस इज 4330, और करंट प्राइस से लेकर अगर ये 4330 तक जाता है देन देर इज ए प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ 148%। अब अगर ये 148% जाने में 3 साल भी लगे और हमारा पैसा 2.5 गुना हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया, देन दिस इज नॉट ए बैड डील। दिस इज नॉट ए बैड डील, छोड़ो, इससे अच्छी डील ही नहीं हो सकती। एनीवेज यहाँ पर अभी एक चार्ट पैटर्न साफ साफ बन रहा है, और ये चार्ट पैटर्न हमारा है कप विद हैंडल पैटर्न। विवेक भाई आपको सब जगह कप विद हैंडल पैटर्न नजर आता है, कुछ और नजर नहीं आता क्या? मैं क्या करूं, ये कप विद हैंडल पैटर्न अगर मुझे पैसे कमा कर देता है और अपने जो यहाँ पर 4 लाख लोगों का जो एक बड़ा सा कुटुंब है, यहाँ पर इसको फैमिली कहना गलत है, ये जो कुटुंब है, अगर उन सबको यहीं से सीख मिलती है और यहीं से उनका भी भला होता है तो कप विद हैंडल ही सही, मीन्स इट्स ओके। तो यहाँ दिस इज ए ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न दैट इज बीइंग फॉर्म्ड नाउ, और यहाँ मीन्स इतना रिफाइंड, इतना अच्छा कभी कभी बनता है, बिल्कुल फ्लॉलेस। और इसका जो हमारा टेक्निकल टारगेट आता है, अब ध्यान से समझना, इसका टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आता है ऑलमोस्ट 913 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, जो 50% के आसपास हमारा निकल कर आएगा। यस, 51% यहां से पोटेंशियल गेन अभी भी नजर आता है। अब बात ये आती है कि विवेक भाई आप हमेशा कहते हो कि जब ब्रेकआउट दे देगा तो ही हमें इसके ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट के दिन जो सबसे टॉप लेवल बने उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल से, और जिससे ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हो सके। तो यस, मैं बिल्कुल कहता हूं और मैं अभी भी इसी बात को कह रहा हूं। तो यहाँ पर ये एक स्टडी है, ये मैं जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट के बाद ही वीडियो बनाऊं, ब्रेकआउट से पहले भी वीडियो बन सकती है, क्योंकि आपने स्टडी करना है। जब तक ब्रेकआउट हो और जब तक ब्रेकआउट कंफर्म हो तब तक आपके पास होमवर्क के लिए चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पर्पस सिखाना है, टिप्स देना नहीं है अगेन। अब जब आप खुद से इस चीज को ट्रैक करोगे, खुद से देख पाओगे,
तो आप खुद से वेट करोगे, और यहाँ पर आपका जो पेशेंस है ये आपको एक स्मार्ट प्लेयर बनाएगा, यहाँ पर ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा, ट्रेडर बनाएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। यहाँ पर आपको जीतना सिखाएगा स्टॉक मार्केट में, कि जब तक यहाँ पर सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती तब तक कैसे होल्ड करके यहाँ पर बैठा जाए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलता यहाँ पर। अब अगर हम इसका वेट करते हैं तो ये भी एक पॉइंट आता है कि विवेक भाई जब तक वेट करेंगे तो हो सकता है यहाँ से 5, 6, 10% ये स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाए, और जब जहां पर ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट कंफर्म हो, अगर उसके बाद में हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली और स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, तो क्या हम तो लॉस में आ जाएंगे। तो देखो ये जो प्रॉफिट या लॉस में आने वाली जो बात है ना, तो ये एक ऐसा ही है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ कि जस्ट आफ्टर बाइंग स्टॉक प्राइस विल इमीडिएटली स्टार्ट शूटिंग अप, मींस दिस इज नॉट नेसेसरी। ये कभी भी जरूरी नहीं होता, और ऐसे ही कभी भी जरूरी नहीं होता कि आफ्टर सेलिंग ये स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे आ जाए। तो वी नीड टू हैव ए पेशेंस कि खरीदने के बाद चीजें नीचे जा सकती हैं और बेचने के बाद चीजें ऊपर जा सकती हैं। ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का। सक्सेसफुल मंत्रा जो है, उसकी जो अप्रोच है, जो ट्रेडिंग प्लान है, ये उसका पार्ट होना चाहिए। अब विवेक भाई क्या अभी परचेज कर लें? आई एम नॉट सेइंग दिस, द स्ट्रेटजी सेज, स्ट्रेटजी यही कहती है कि पहले ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के बाद जो टॉप बने उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हो तो ब्रेकआउट कंफर्म होता है, उसके बाद यहाँ पर बाय होना चाहिए स्ट्रेटजी के बेस पर। अब पॉइंट ये आता है अगर वापस से नीचे आ गया तो क्या करेंगे? तो मैं कहता हूं नीचे आएगा तो और ले लेंगे, लेकिन अगर पहले ही सारा पैसा लगा दिया तो फिर वेट कर लेंगे। और अगर हम ये करें कि आप ध्यान से समझना, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि ब्रेकआउट आने देते हैं, ब्रेकआउट कंफर्म होने देते हैं, उसके बाद में रिट्रेसमेंट होने देते हैं और नीचे आने देते हैं, तब बाय करेंगे। मेरा कहना है अगर वहां स्टॉक प्राइस नहीं आया तो यहां से छूट जाएगा स्टॉक। तो दोनों ही अप्रोच ठीक है। मैं ये कहता हूं कि पहले ब्रेकआउट आने दें, ब्रेकआउट कंफर्म होने दें, उसके बाद रिट्रेसमेंट होने दें और वहां पर खरीदें। अगर वहां पर नहीं आया और छूट गया सो इट्स ओके, हमारे पास 1500-1600 स्टॉक्स हैं। मैं कहता हूं कि अच्छी कंपनीज के 300-400 स्टॉक्स हैं, एक छूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा छूटेगा तीसरा आएगा, तीसरा छूटेगा चौथा आएगा। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? तो इट डिपेंड्स ऑन आवर स्ट्रेटजी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो यहां पर पॉइंट अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो, अपनी अपनी समझ से फॉलो करो। आप पास्ट में जाकर इस तरह के चार्ट पैटर्न्स उठाकर यहां पर बैक टेस्ट करो कि किस तरह का माहौल है, और जब इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो कितने परसेंट केसेस में स्टॉक प्राइस वापस से ब्रेकआउट और कंफर्मेशन के बाद रिट्रेस होता है, कितने परसेंट केसेस में नहीं होता। सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम परसों मींस डे आफ्टर टुमारो या आफ्टर 5 डेज 6 डेज क्या होगा इस बात का पता लगा लें। इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता, इस बात का पता किसी को भी नहीं चल सकता। यहाँ पर हमें इसी चीज को यहाँ पर समझदारी से लेकर चलना पड़ेगा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो क्या, मैं तो कहता हूँ पार्ट्स में लेकर चले ना। मीन्स अभी कुछ भी सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अभी नहीं खरीद सकते, अभी भी खरीद सकते हैं, और ब्रेकआउट हो तब भी खरीद सकते हैं। तो अगर 1% हमने अभी परचेज किया, फॉर एग्जांपल हम टोटल यहाँ पर 5% पैसा लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 5% लगाना चाहते हैं, 1% अभी परचेज किया। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन मत मान लेना कि मैं विवेक आपको ऐसे करने का रिकमेंड कर रहा हूं। मैं एक अप्रोच बिल्डअप करने की बात कर रहा हूं कि ये भी एक अप्रोच हो सकती है कि 1% अभी परचेज किया जाए, 1% तब परचेज किया जाए जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए, फिर उसके बाद में 1% तब परचेज किया जाए जब यहां से ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद में 1% तब परचेज किया जाए जब थोड़ा सा यहां से रिट्रेस हो जाए, और 1% तब परचेज किया जाए जब और रिट्रेस हो जाए, यानी कि कुल मिलाकर 5% पैसा लग जाएगा। तो अगर सीधा नॉन स्टॉप यहां से निकल गया और हमने सिर्फ 1% परचेज किया अभी, 1% परचेज किया ब्रेकआउट पर, 1% परचेज किया ब्रेकआउट कंफर्मेशन पर, और वहां से ऊपर भाग गया सीधा, तो कम से कम 3% तो होगा हमारे पास। और अगर 3% लगाने के बाद में नीचे आ गया तो एवरेजिंग हो जाएगी, 4% हो जाएगा, और नीचे आ गया तो और एवरेजिंग हो जाएगी। तो हम एक्चुअल में ज्यादा ड्रॉ डाउन देख नहीं पाएंगे यहाँ पर। ये एक अच्छी अप्रोच है और हमें अपने ट्रेडिंग प्लान बनाकर चलने चाहिए। तो और एक बात को हमेशा समझना चाहिए कि जब हम मार्केट में कोई चीज बहुत गंदे तरीके से गिरते हुए देखें तो उसी टाइम पर बड़े ऑपरेटर्स माल परचेज करते हैं, जो समझदार प्लेयर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो उसी टाइम पर बाय करते हैं। उस टाइम पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स न्यूज़ में कुछ इधर उधर के लोगों की बातें सुन के और उनकी बातों को सच मान के, वो सच मान के मीन्स कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं।
बहकावे में आने का सिर्फ एक रीजन है, बहकावे में आने का रीजन है कि हम खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, हम खुद से समझना नहीं चाहते। क्योंकि जब भी हम में से कोई भी ट्रेडर खुद से समझने की कोशिश करेगा और नंबर्स को रीड करेगा तो बहकावे में नहीं आएगा। बहकावे में आना एक्चुअल में जो बहका रहा है उसकी गलती नहीं है, वो तो स्मार्ट रोल प्ले कर रहा है अपने फायदे के लिए। बहकावे में अगर कोई आता है तो जो बहकावे में आता है ये उसी की मिस्टेक है, वो खुद से हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, खुद से यहाँ पर अपनी वर्किंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अपनी वर्किंग करने की जरूरत है। अब जैसे मैंने भी ये सारी चीजें बताई, वापस से बैक टेस्ट करो, बाकी चार्ट्स उठाकर देखो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जहां पर भी इस तरह के पैटर्न्स बने, और खासतौर से उन कंपनीज में जिनका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो 10 ईयर्स का, तो आप खुद से स्मार्ट ट्रेडर बन जाओगे। और यही अपना पर्पस है। और यही करके जब हम एक्चुअल में 40-50 लाख स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे तो जो यहाँ पर सोरोज जैसे जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में बैठकर और इंडियन ग्रोथ को यहाँ पर एक मीन्स हटा देना चाहते हैं, ग्रोथ को रोक देना चाहते हैं, एक प्रोपगेंडा बनाकर या फिर जो भी हम उसको कहें, जिन भी लोगों की मदद लेकर हम उनके ऊपर तभी अटैक कर पाएंगे। यहाँ पर अगर सारी जिंदगी डिफेंसिव रहेंगे ना तो बात नहीं बनने वाली। यहाँ पर जूडो कराटे दोनों करने पड़ेंगे। जूडो और कराटो में यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग डिफेंस करना होता है और एक का अटैक करना होता है। क्योंकि जब तक सामने वाला अटैक करता जा रहा है ना और हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में हैं, तब तक वो अटैक करता रहेगा। लेकिन जब हमारी तरफ से एक पंच लगेगा ना फेस पर, तेज अच्छा करारा, तब उसको अपने फेस को संभालने की भी चिंता होगी, क्योंकि वहां भी पेन हो रहा होगा और वो अटैक करना बंद करेगा। और इतने में जैसे ही वो अटैक करना बंद करेगा, एक और पंच लगेगा, वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा और हम अटैक मोड में आ जाएंगे। कभी भी यहाँ पर बिल्कुल शांत रहने की जरूरत नहीं होती, हमें वापस से रिप्लाई करना भी होता है। और इंडिया आज की डेट में उस सिचुएशन में है जब हम लोग वापस से रिटेलिएट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और यही रीजन है कि इतने सारे प्रिंट मीडिया में एक ही चीज दोबारा से छपने के बावजूद आज मार्केट में उस तरह का कुछ माहौल नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ 1-2-3% की गिरावट के बदले। तो यहाँ हम लोग भी समझदार हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-6 ईयर्स सबको समझ में भी आ जाएगी, सबको आदत सी पड़ जाएगी कि अब इंडियंस वो इंडियंस नहीं हैं, अब वो भी रिच हो चुके हैं, वो भी बड़े बन चुके हैं, अब वो साथ के लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है सामने वाले को इस चीज को समझने में। हमें समझने की सबसे पहले जरूरत है, दूसरे समझे ना समझें। हम भारतवासियों को इस बात को समझने की ज्यादा जरूरत है, वो लोग समझें या नहीं समझें। वो लोग अगर गलत करते हैं तो उनका तो काम है, लेकिन अगर भारतवासी उन बाहर के लोगों का साथ देते हैं अपने हिंदुस्तानी बिजनेसमैन को गिराने के लिए, तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे ही लोगों की है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान को आज़ाद रखने के लिए जो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी हैं, छोटे बड़े, बड़े छोटे जितने भी हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा और बेकार करने से हमें बचाना है। तो आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, मैं बाकी चीजें भी आपके साथ में शेयर कर डालता हूं जो मेरे मन में होती हैं, मन में रखी नहीं जाती। सो दैट्स ए नेचर, कुछ नहीं कर सकते। आप दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।